फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जो इंसानों को सिर्फ मारता नहीं था बल्कि उनकी डेड बॉडी के फ्लैश से कुछ अलग ही टाइप के क्रिएचर्स बना देता। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है न्यू जर्सी के एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट को दिखाते हुए। उस जगह पर तो डेल नाम का एक आदमी अपनी वाइफ एरिका के साथ ट्रेकिंग कर रहा था। डेल को बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना और वो अपनी वाइफ को भी ये सारी चीजें सिखा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एरिका डेल को इन चीजों से मना कर रही थी। उसे तो नॉर्मल घर पर रहकर चिल करना ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी डेल के कहने पर एरिका इस फॉरेस्ट में ट्रेकिंग के लिए एक बार आ ही गई। अब यहाँ डेल एरिका को लेकर आगे बढ़ता रहता है और उन्हें मैप पर कोई एक प्लेस ढूंढना था जहाँ पर वो स्टे कर सके, लेकिन डेल को दूर दूर तक कोई भी स्टे स्टेशन नहीं दिखाई देता। मैप के हिसाब से उसे इसी प्लेस पर रहना चाहिए था। डेल जब यहाँ एरिका को आराम करने के लिए बोलकर मैप पर उन सारी चीजों को देखने लगता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। इन्हीं आवाजों को जब वो फॉलो करते हुए चला गया तो उसे जमीन पर कुछ हड्डियां मिलती हैं जो ऑब्वियसली किसी इंसान की लग रही थी। डेल उन्हीं हड्डियों का पीछा करते हुए जब एक ढेर के पास जाता है तो वो पूरी तरीके से चौंक गया। डेल ने एरिका को भी बुलाया ये अनजान सी चीज देखने के लिए। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर तो इंसानों की हड्डियों का ढेर मौजूद है जिनकी बॉडी के फ्लैश पूरी तरीके से सड़ने लगे हैं और इन्हीं चीजों की उन्हें बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी। उस जगह पर कई प्रेडेटर बर्ड्स भी होते हैं जो कि फ्लैश को खा रहे थे और अपना पेट भर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर कैसे आई और क्यों आई ये उन्हें नहीं समझता। डेल को लग रहा था कि शायद ये किसी टाइप का मर्डर हो सकता है, इसीलिए उसने इस बात की इन्फॉर्मेशन अपने पास ही वाले पुलिस स्टेशन और वहाँ के ऑफिसर्स को प्रोवाइड कर दी। वो कहने लगा कि जल्द से जल्द वो यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करे ताकि इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। अब अचानक उन्हीं ढेर के पीछे से कोई तो चीज भागते हुए आती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि डेल डर गया और वो एरिका को लेकर वहां से भागने लगा। दोनों बहुत ही तेजी से जा रहे थे, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देख ही नहीं पाते कि वो क्या है। अब अचानक भागते हुए एरिका पेड़ से टकरा गई थी। डेल को भी उसकी मदद करने के लिए रुकना पड़ा और इस पूरी चीजों में वो पीछे मुड़कर देख लेते हैं। फॉरेस्ट के अंदर से कोई और नहीं बल्कि एक हिरन निकला होता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे बॉडी पर काटे जाने के निशान होते हैं। ऐसा लग रहा था किसी खतरनाक शिकारी ने उसके ऊपर हमला करके ये हालत कर दी है। एरिका तो इस पूरे प्रोसेस में एकदम से बेहोश हो चुकी थी और सिर्फ डेल ही उस हिरन के पास जाकर सारी चीजें नोटिस करता है। बॉडी पर इतने नुकीले निशान तो किसी टाइगर या फिर लायन के भी नहीं हो सकते। तभी अचानक उन्हें आसमान में कोई तो चीज दिखाई देती है। ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन्होंने ऑलमोस्ट फॉरेस्ट का पूरा वातावरण ही घेर लिया था। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से डेल और एरिका के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। इससे हमें पता चलता है कि क्रिएचर का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसी ने उस हिरन को चोट पहुंचाया होगा जो यहाँ जाकर मर गया। डेल और एरिका का भी क्या होता है ये कुछ पता नहीं चलता। अब दूसरी तरफ न्यू जर्सी के एक एरिया में हमें रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके बाकी मेंबर्स भी उतना एक्साइटेड हैं। खास करके रिचर्ड का छोटा बेटा डैनी अपने डॉग को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे अपने डॉग से बहुत ज्यादा लगाव है और रिचर्ड उस डॉग को अपने साथ कैंपिंग तो नहीं लेके जा सकता, तो इसीलिए उसे घर पर ही छोड़ना पड़ेगा। वहीं रिचर्ड की एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सेडी था। सेडी बहुत ज्यादा मॉडर्न होती है। वो अपने मॉम एंड डैड की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। उसे तो ये ट्रिप पर जाना भी नहीं था और इस बारे में वो अपनी मदर सेडी को बोलती है। सेडी रिचर्ड से इस प्लान को कैंसिल करने की बात कर रही थी, लेकिन रिचर्ड ने कहा कि तुम सभी इस पर चल रहे हो। घर चलाने वाला मेन मेंबर वही था, तो इसीलिए रिचर्ड की बात सभी को माननी पड़ती है एट द एंड जाकर। सारे सामान अंदर रखवा दिए गए थे और सेडी ने एक आइडिया दिया कि हम डॉग को अपने नेबर के पास छोड़ देंगे। डैनी थोड़ा खुश हो जाता है कि इससे उसके डॉग की देखरेख होती रहेगी, तो उसने तुरंत ही जाकर नेबर वालों को डॉग दे दिया। अब सभी यहाँ पर बिना कोई कंप्लेन किए निकल पड़ते हैं और रिचर्ड गाड़ी चला रहा था। साथ ही साथ रिचर्ड उस देश के बारे में बताता है जिस फॉरेस्ट के अंदर वो लोग जा रहे हैं। ये जगह रिचर्ड के लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर हर वीकेंड उन्हें यहाँ पर लेकर आया करते थे। उस जगह से रिचर्ड की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और वो ये यादें अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता है। बट रिचर्ड का मूड इसी वजह से खराब हो गया क्योंकि उसके हर एक मेंबर अपने मोबाइल फोन और आईपैड से जुड़े हुए थे। इसीलिए अब गुस्से में आकर रिचर्ड ने ये बोल दिया कि कार के और ट्रेवलिंग करते समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं यूज करेगा। सीडी इस बात से थोड़ा सा नाराज होकर अपने फादर पर ही चिल्ला देती है कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, हमें अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए। रिचर्ड का तो अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगा। बट अब यहाँ फॉरेस्ट वाले इलाके में पहुंचने के बाद अचानक उसके कार के सामने एक हिरन आ जाता है। रिचर्ड ने देखा नहीं और वो हिरन तुरंत ही उसकी कार से टकराकर मारा गया। रिचर्ड अपने फैमिली मेंबर्स को कार के अंदर ही बैठे रहने के लिए कहता है और अब वो सीधा बाहर निकलकर उस हिरन को देखने चला गया।
भले ही वो हिरन मर चुका था कार से टकराने के कारण, लेकिन उसके बॉडी पर कुछ ऐसे अनजान निशान थे जो कि इससे पहले से होते हैं। इतने खतरनाक निशान किसके थे ये उसे भी नहीं समझता। साइड से सीढ़ी भी उतर कर आती है और उसने ये पूरी चीजें नोटिस की थी। उसे नहीं समझता कि आखिर उसके फादर किस तरीके से कार चला रहे थे, उनका ध्यान आखिरकार कहाँ पर है। बट रिचर्ड इन चीजों को बुलाकर सीढ़ी को अंदर बैठने के लिए कहता है और वहाँ से अपनी कार लेकर आगे निकल जाता है। पूरे रास्ते भर उसके दिमाग में यही चलता रहा कि आखिर उस हिरन को हुआ क्या था। वो सब तो अब किसी भी तरीके से कैंपिंग लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां वो अपनी कार पार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उस जगह पर तो बॉब नाम का एक केयर टेकर भी मौजूद था। वो रिचर्ड और उसकी फैमिली के पास आकर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता है कि आपको यहाँ पर क्या क्या नहीं करने। बॉब जब सारी बातें समझा रहा था तो रिचर्ड ने अपना सवाल भी पूछ लिया कि फॉरेस्ट में मुझे एक हिरन मिला था। मेरी कार भले से ही उस हिरन से टकरा गई, लेकिन उसका पहले से ही बहुत बुरा हालत था। उसके बॉडी पर किसी के काटे जाने के निशान मौजूद थे। बॉब यहाँ पर इन चीजों को एनालाइज करके रिचर्ड को एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जो फॉरेस्ट के अंदर रहता था। उस आदमी ने अपने घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए बड़ी बड़ी तार लगा दी है और इन्हीं के अंदर ये सारे हिरन कभी कभी फंस जाते। तो यहाँ रिचर्ड को ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। ये पूरी जगह एकदम शांत जानवरों से भरी है। कोई भी ऐसा शिकारी नहीं है जो इंसानों पर हमला करेगा। बट देखकर साफ पता चल रहा था कि बॉब कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। उसने एक इम्पोर्टेंट बात छुपाई है जो उस जगह पर कैंपिंग करने आए हुए किसी को भी नहीं पता। अब रिचर्ड इन सारी चीजों को अपने दिमाग से निकालकर अपनी फैमिली के साथ उस स्पॉट पर जाता है जहाँ सारे लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन रिचर्ड इस बात से एकदम डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि उस जगह पर जितने भी लोग थे सब मोबाइल फोन्स में लगे होते हैं। ये पूरी कैंपिंग एरिया एक फैमिली टाइम होता है जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ मजे करेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में घुसे रहेंगे। रिचर्ड बाकी लोगों को तो कुछ नहीं कह पाता, इसीलिए अपने बेटे डैनी के पास आकर उसे टेंट लगाना सिखाता है। वो डैनी को हर एक चीजें सिखाना चाहता था जो उसके ग्रैंडफादर ने सिखाई है। लेकिन रिचर्ड को अब यहाँ टेंट लगाते हुए दौरान एक अजीब तरीके का विजन आता है जो उसी फॉरेस्ट के क्रिएचर का था। वो बार बार उसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो क्रिएचर कौन था जिसकी आवाज इतनी खौफनाक थी और उसने एक बड़े हिरन को मार दिया। रिचर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था, इसीलिए रिचर्ड की वाइफ वहां आकर उसे समझाती है और कंफर्टेबल करती है। रिचर्ड की वाइफ ने साफ कह दिया कि तुम्हें शायद सोशलाइज होने की जरूरत है, तो इसीलिए तुम उस जगह पर जाओ जहाँ सारे लोग इकट्ठा होंगे और रात भर चिल करेंगे। धीरे धीरे रात हो गई और उस जगह पर सभी बॉन फायर करके बैठ जाते हैं और अपने मजे करते हैं। रिचर्ड भी आखिरकार उन्हें जाकर ज्वाइन कर लेता है। वहाँ जितने भी लोग आए थे वो खाना खा रहे होते हैं और अपनी अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। कोई हॉरर सुना रहा था तो कोई कॉमेडी। रिचर्ड भी उन सभी में घुल मिल जाने के लिए अपनी डियर वाली कहानी सुनाता है जो कि उसने फॉरेस्ट में देखी थी। सभी लोग उसकी कहानी से काफी शॉक हो गए क्योंकि उन्हें अब पता चला कि ऐसा भी कोई क्रिएचर इस फॉरेस्ट में मौजूद है। वहाँ पर कुछ टीनेजर्स लड़के भी थे जो रिचर्ड की बेटी सीढ़ी के ऊपर फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। उस जगह पर तो जैक नाम का भी एक लड़का मौजूद था जो एक हॉरर स्टोरी इस जगह की ही सुनाता है, यानी इस फॉरेस्ट से जुड़ी हुई एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो सालों से चलती आ रही है। जैक ने अपनी कहानी की डरावनी तरीके से शुरुआत की और ये बताया कि इसी फॉरेस्ट के अंदर कई सालों पहले लीड नाम की एक लेडी रहा करती थी। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि इतनी गरीब होने के बावजूद भी उस लेडी के 12 बच्चे थे। ये 12 बच्चे उसने अलग अलग आदमियों के साथ संभोग करके किए होते हैं। वो जिस विलेज में रहा करती थी वहाँ के कम्युनिटी वाले ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि किसी पेरेंट्स के इतने बच्चे हों। बट फिर भी लीड यहाँ पर बहुत गरीब थी तो इसीलिए आसपास वालों ने उसे सपोर्ट किया। लेकिन साथ ही साथ लीड को वार्न किया गया होता है कि इसके आगे वो एक भी बच्चा ना पैदा करे क्योंकि इससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्थिति पहुंचेगी और बच्चों का अच्छी तरीके से परवरिश नहीं हो पाएगी। अब यहाँ एक समय ऐसा आया जब लीड अपने आप को कमरे में बंद करके रखती थी, तो इसीलिए गांव के केयर टेकर्स उसके घर पर जाते हैं कुछ जांच पड़ताल करने के लिए। उन्होंने जब दरवाजा खोलकर घर के अंदर देखा तो पता चला कि लीड एक और बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी कि उसने अपना वादा गांव वालों से तोड़ दिया था। पता नहीं लीड को इसमें क्या मजा आता था, उसके तो अब 13 बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन विलेजर्स अपने रूल्स को टूटते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने तो अब उस बच्चे को मारने की भी कोशिश की जिससे कि लीड पैदा करने वाली थी। लीड इन चीजों को बिल्कुल भी सह नहीं सकती थी। उसके पेट में ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था जिससे बच्चे को भी चोट लगती है। लीड को उस समय बहुत गुस्सा आया और गांव वालों को ये बिल्कुल पता नहीं था कि लीड काला जादू जानती है। उसने अभी एक ऐसा कर्स कर दिया जो पूरे गांव पर अप्लाई हो जाता है। वहाँ के सभी लोग इस कर्स के भागीदार हो गए थे। इस पूरे कर्स के बदले लीड ने अपने ही बच्चे को किसी डेविल के हवाले कर दिया था, यानी अब उसका बच्चा भी इस कर्स में शामिल हो चुका है।
थोड़ी देर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द देखने के बाद लीड का आखिरकार पेट में बच्चा बाहर निकलता है, बट पता चला कि ये कोई आम इंसान दिखने वाला नहीं, बल्कि ये तो किसी टाइप का क्रिएचर है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। पैदा होते ही उसके अंदर कितनी पावर्स आ जाती हैं कि उसने अपने ही सिबलिंग्स को खाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ अब कर्ज के कारण वो विलेज में पूरी तरीके से केओस मचा देता है और जो भी फॉरेस्ट में दिख रहा था उस पर अटैक करके मारने लगता है। वो जितना भी खाता जाता उसकी साइज और ताकतें उतनी ही बढ़ जाती। कहा जाता है कि इतने सालों बाद आज भी वो क्रिएचर इसी फॉरेस्ट में मौजूद होकर लोगों को मार रहा है और उस कर्ज को फॉलो कर रहा है। अचानक अब जैक की कहानी सुनाते हुए पीछे से कोई परछाई आती है। वो परछाई किसी क्रिएचर की थी जिसे देखकर सभी डर गए, बट हंसने वाली बात ये हो गई कि ये एक सिर्फ मजाक था। ये सारी चीजें तो जैक, डेव और उसके दोस्तों का प्लान होता है यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा डराने का। सभी लोग एक मोमेंट पर काफी डर भी गए थे, बट यहाँ रिचर्ड कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है इस पूरे प्रैंक को। उसने तो जैक और डेव को भी धमकाने का ट्राई किया कि तुम इस तरीके से मजाक मत करो, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। डेव और जैक भी इस बात से गुस्सा हो गए क्योंकि ये तो सिर्फ एक मजाक था। वो भी रिचर्ड से आकर अब बदतमीजी करने लगे होते हैं, लेकिन रिचर्ड की वाइफ उसे साइड में लेकर जाकर समझाती है कि तुम्हें ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये छोटा सा सिर्फ मजाक था। दरअसल रिचर्ड इस फॉरेस्ट में आने के बाद पहले से ही डरा हुआ है, ऊपर से ये चीजें होंगी तो उसका दिमागी संतुलन तो खराब होगा ही। बट फिर भी रिचर्ड ने अपनी वाइफ से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। रिचर्ड तो अपनी वाइफ से माफी मांगने के बाद सीधा टेंट में चला जाता है रात गुजारने के लिए, बट अब उसे अचानक कुछ अजीब से विजन्स आने लगी जिसमें कि वो अपने आप को अकेला फॉरेस्ट में पा रहा था। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रिचर्ड के पीछे एक अजीब सा बीस्ट पड़ा हुआ होता है। रिचर्ड भागते जा रहा था लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि क्रिएचर ने रिचर्ड को पकड़कर जान से मार दिया, बट तभी अचानक रिचर्ड अपने होश में आ जाता है। अब रिचर्ड जब होश में आने के बाद वापस अपनी वाइफ के पास आता है तो उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। इस तरीके से रिचर्ड अपनी वाइफ के मोबाइल पर किसी अनजान आदमी का नंबर देखता है तो वो एकदम से पैनिक हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ चीट कर रही है, लेकिन बाद में उसकी वाइफ ने रिचर्ड को समझाया कि ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं जो इतने सालों बाद मुझसे बातें कर रहे थे। इस समय तो रिचर्ड एकदम अलग ही जोन में चले गया था, जैसे उसके माइंड में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं जो वो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं कर सकता। अब यहाँ रिचर्ड जिस रीजन में खड़ा हुआ होता है तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरन पता नहीं किसी से डरकर भाग रहा था। अचानक अब पीछे की तरफ से कुछ आवाज आती है और जैसे ही रिचर्ड ने मुड़कर देखा तो ऊपर से एक और हिरन नीचे गिर रहा था जिसकी बॉडी पर उसी जैसे निशान थे जैसा कि पहले देखा होता है। ये सारी खतरनाक आवाजें भी लगातार घूमती ही जा रही थी। रिचर्ड फिलहाल के लिए अपनी वाइफ को लेकर उसी कैंपिंग साइट पर आ गया जहां सभी लोग मौजूद थे। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डैनियल नाम का एक आदमी गायब हो चुका था। ये उन्हीं टीनेजर्स लड़कों में से एक होता है। इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर भी वहां बुला लिया गया था। पुलिस ऑफिसर हर लोगों से बातचीत करता है और फिर रिचर्ड के पास आता है क्योंकि रिचर्ड कुछ समय पहले फॉरेस्ट में गया था। लेकिन अब यहाँ पता चला कि रिचर्ड अब इस पूरे फॉरेस्ट वाले एरिया से एकदम परेशान हो चुका है। उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी फैमिली को लेकर वापस चला जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर जब उसके बैग में एक बॉटल देखता है तो पूछने लगा कि इसमें क्या है। रिचर्ड ने जवाब दिया कि इसमें उसके फादर के एसेट्स मौजूद हैं और वो इन्हें अपने बहुत पास रखता है। फिर भी वो पुलिस ऑफिसर रिचर्ड को बोल रहा था कि अगर तुम्हें कोई डैनियल नाम का इंसान दिखे तो उससे जरूर इन्फॉर्म करना। रिचर्ड अब बिना किसी से लगातार बात किए वहां से अपनी फैमिली को लेकर जाने लगता है, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इसी तरीके से चलते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और रिचर्ड ने नोटिस किया कि जरूर यहाँ पर बारिश होने वाली है। सारे बादल एकदम से काले पड़ गए थे। तभी अचानक सीढ़ी को एक कैंपिंग साइट दिखाई देती है जो किसी और की हो सकती थी, बट उस कैंपिंग साइट के जैसे ही वो क्लोज जाती है तभी वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता मौजूद था। उस डॉग की डेड बॉडी से बहुत ही बुरी तरीके से बदबू आ रही थी। लेकिन अब रिचर्ड ने उस पूरी जगह का अच्छी तरीके से मुआवजा किया और अपनी फैमिली को ये बोला कि हम यहाँ पर एक रात गुजारेंगे। आगे चलना इस तरीके से खतरनाक हो सकता था क्योंकि बारिश के समय कई सारे जानवर बाहर निकलते हैं। रिचर्ड ने सबसे पहले वहां से डॉग की डेड बॉडी को हटा दिया, लेकिन जब रास्ते में वो लेकर जा रहा था तो उसे लिटरली वो डॉग अपने विजन्स में दिखाई देता है। ये तब का मोमेंट होता है जब डॉग जिंदा था और उस पर किसी अनजान चीज ने हमला किया। रिचर्ड का तो अब दिमाग एकदम से फटा जा रहा था क्योंकि ये विजन्स उसे क्यों आ रहे हैं ये नहीं समझता। अब रिचर्ड तो उस डॉग की डेड बॉडी को एक अच्छी जगह पर रखकर पानी की तरफ देखता जा रहा था। अचानक अब पानी में कोई चीज गिरने की आवाज आती है जिससे वो एकदम शॉक हो गया और फिर बाद में पता चलता है कि उस जगह पर रायन नाम का लड़का था जो ऑब्वियसली उसकी बेटी शेडी के साथ बहुत ही क्लोज होना चाहता है। वो तो कैंपिंग साइट से ही उसकी बेटी शेडी के पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि शेडी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। शेडी ने रायन को खुद मैसेज करके यहाँ पर बुलाया है।
अब इन चीजों को सुनने के बाद रिचर्ड काफी गुस्सा हो गया। वो नहीं चाहता था कि इस तरीके के लड़कों के पास उसकी बेटी जाए और अपना आगे का फ्यूचर बनाए। तो इसीलिए वो रायन को डराने के लिए उसके द्वारा बनाई गई कहानी का एक एक्सटेंडेड वर्जन निकालता है। रिचर्ड ये कहने लगा कि लीड नाम की वो खतरनाक लेडी जो इस फॉरेस्ट में रहा करती थी, वो अपने 13 बच्चों को मारने के लिए जाती है। ये वही बच्चा था जिसका आधा शरीर एकदम क्रिएचर जैसा होता है। लेकिन लीड ने जब उसे मारने की कोशिश की तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं। वो तो उसे बचाने के लिए चले आए, बट वो 13 चाइल्ड वहां से गायब था। और रिचर्ड तो अब अपने पीछे की तरफ देख रहा था जैसे कि कोई उसे नोटिस कर रहा है। और हो ना हो, ये बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है जो इतनी स्पीड से ट्रेवल करती थी। रिचर्ड इन्हीं चीजों का यूज करके रायन को डराने लगा था। चारों तरफ बारिश चल रही थी तो शेडी वहां पर अपने भाई के साथ बैठकर मजे कर रही होती है। बट रिचर्ड तुरंत ही वहां पहुंचकर उससे जबरदस्ती करने लगा और शेडी का मोबाइल फोन ले लेता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी के पास कोई अनजान आदमी जाए जिसे वो जानती ही नहीं। इस पूरे प्रोसेस में रिचर्ड का बिहेवियर एकदम चेंज था। वो पहले से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका होता है। इन्हीं चीजों के अगेंस्ट उसकी वाइफ खड़ी रहती है। रिचर्ड तो अब यहाँ अपनी वाइफ की बात मानकर अपनी बेटी को पूरा आजाद छोड़ देता है। रिचर्ड के हाथ पर इस पूरे प्रोसेस में बहुत गहरी चोट लगी थी, इसीलिए अब उसकी वाइफ ने ये प्रॉमिस किया कि हम जल्द से जल्द तुम्हारा मेडिकेशन करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब रिचर्ड को यहाँ फॉरेस्ट में गिरी हुई एक किताब मिलती है जिस पर डेविल के चित्र बने हुए थे। वो इस पूरी किताब को अच्छी तरीके से पढ़ रहा था अपनी वाइफ को बिना बताए, लेकिन जब उसकी वाइफ वहाँ पर आती है तो उसने बुक बंद कर दी। रिचर्ड की वाइफ यही कन्फ्रंट करती है कि हमें तुम्हारा इलाज करना होगा, लेकिन अब धीरे धीरे रात हो रही है तो रात के समय बाहर निकलना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो वो उसी कैंपिंग साइट पर एक रात गुजारेंगे। सेडी जब यहाँ पर बॉन फायर करके बैठी हुई थी तो उसे अपने उस क्रश की फिक्र हो रही होती है, यानी कि रायन जो उसके पीछे आया था। सेडी ने उसे लोकेशन भी शेयर की थी, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं। पता नहीं सेडी को अपनी फैमिली से ज्यादा वो रायन नाम का लड़का इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसीलिए अब वो अपनी मदर को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर चली जाती है फॉरेस्ट के अंदर रायन को ढूंढने के लिए। वो किसी भी तरीके से धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही थी, बट अचानक से ऊपर की तरफ से कुछ गिरा। इन्हीं चीजों की वजह से अब सीडी काफी डर जाती है और वापस कैंपिंग साइट पर आ जाती है। सीडी ने तो अपनी मदर की भी हेल्प मांगी रायन को ढूंढने के लिए, बट सीडी की मदर इतनी ज्यादा हिम्मत वाली नहीं थी कि वो अकेले अपने छोटे बेटे डैनी की जान खतरे में डालकर फॉरेस्ट में जाए रायन की जान बचाने के लिए। अब यहाँ टेंट के अंदर जब रिचर्ड सोया हुआ था तो उसे फिर से कुछ विजन आते हैं। इस विजन में उसे पैनिक अटैक जैसा फील हो रहा था और वो अपने आप को उठते हुए पाता है। फॉरेस्ट के अंदर उसे अपने पास किसी के आने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ लीड का वही 13 चाइल्ड यानी कि वो क्रिएचर मौजूद था। क्रिएचर तो रिचर्ड के पास देखकर गुर्रा रहा था। इन चीजों की वजह से रिचर्ड काफी जोर से चिल्लाने लगा, जिससे कि उसकी वाइफ वहां पर आती है। रिचर्ड की वाइफ को पता था कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, उसे इलाज की जरूरत है, बट अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें सुबह होने के बाद ही फॉरेस्ट से निकलना होगा। सीडी और उसकी मदर तो निकल पड़े थे कुछ रास्तों को ढूंढने के लिए, पर अचानक उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा डैनी गायब हो चुका है। सीडी अपनी मदर के साथ अपने भाई को ढूंढने लगी चारों तरफ जाकर। इसी वजह से सीडी ने तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को कॉल करके सारी बातों के बारे में समझा दिया था। वहाँ पुलिस ऑफिसर भी जल्द से जल्द उस पूरी फॉरेस्ट वाले एरिया की तरफ आते हैं और बॉब से पूछते हैं उनकी लोकेशन। बॉब इशारा करते हुए बताता है, जिससे कि वो अपनी टीम के साथ अंदर चले गए। थोड़ा सा सर्च करने पर सीडी और उसकी मदर को डैनी पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी हिल नहीं रही होती, इसीलिए वो दोनों काफी परेशान होकर उसे बाहर निकालते हैं। वो उसे सीपीआर देने का ट्राई कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। हमें तो अचानक दिखाई दिया कि रिचर्ड भी उनके पीछे आकर खड़ा हुआ है। अब यहाँ रिचर्ड की वाइफ बहुत गुस्सा होकर उसे ही मारने लगी, क्योंकि डैनी की जिम्मेदारी रिचर्ड की थी। अब रिचर्ड के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होने लगे थे। वो तो अपनी वाइफ के अंदर वही क्रिएचर को इमेजिन करता है जो लगातार फॉरेस्ट के अंदर उसे परेशान कर रहा था। इसीलिए अब रिचर्ड का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जिससे कि वो बहुत तेजी से अपनी वाइफ को ही मारता है। लेकिन सीडी भी जान चुकी थी कि उसके फादर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसीलिए उसने सबसे पहले अपने फादर को मारकर बेहोश किया और अपनी मदर को वहां से निकलवा दी है। सीडी के मदर के पेट पर चोट लगने की वजह से वो काफी घायल हो चुकी थी, तो इसीलिए वो सीडी से कहती हैं कि तुम डैनी को लेकर कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, जब तक रास्ता नहीं मिल जाता तब तक यहाँ मत आना। सीडी ये बात समझ जाती है और डैनी को लेकर तुरंत ही भागने लगती है। रिचर्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस फॉरेस्ट में वो क्रिएचर कभी भी हमला कर सकता है। कुछ ऐसा भी लग रहा था कि क्रिएचर इंसानों के दिमाग पर काबू कर रहा है। वो उन्हें कंट्रोल करके अजीब तरीके के विजन्स दिखाता, जिससे वो कन्विंस हो जाते अपनी सोल को कुर्बान करने के लिए। रिचर्ड की वाइफ अब लगातार उसे समझा रही थी कि असली क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। वही अपने बेटे डैनी को नदी के पास लेकर गया था और उसने ही उसे पानी में धक्का दिया।
डैनी को आखिरकार मारने के पीछे क्या रीजन हो सकता है ये रिचर्ड की वाइफ को नहीं समझ रहा था। थोड़ी देर के अंदर ही अब सेडी जो कि डैनी को लेकर भाग रही थी उसे थोड़ी चोट लग जाती है। बट अब डैनी लगातार एक ही डायरेक्शन में देखता जा रहा था जैसे उसे कोई बड़ी सी चीज आते हुए दिखाई दे रही है। चौंकाने वाली बात होती है कि ये एक शेर की प्रजाति थी जो बहुत खतरनाक होती है। सेडी और डैनी खुद को हिलाते नहीं ये सोचकर कि शायद वो बच जाएंगे, बट शेर की नजर अब उनके ऊपर पड़ गई थी और वो तुरंत ही भागते हुए आने लगा। अच्छा हुआ पीछे से किसी ने गोली चला दी जो सीधा उस शेर को जाकर खत्म कर देती है। ये कोई शिकारी था जो यहाँ से गुजर रहा होता है। उसने तुरंत ही सेडी और डैनी की मदद की और वहां से निकलने का ट्राई किया। अब तो पुलिस ऑफिसर्स भी उस जगह पर पहुंचने वाले थे और उन्हें सबसे पहले रायन की बॉडी मिलती है। वो उसी की मदद से अब आगे बढ़ने लगे थे। सीडी तो अपने भाई डैनी के साथ उस शिकारी को लेकर सीधा उस जगह पर पहुंची जहां उसकी मदर थी। बट वो शिकारी देखते ही समझ गया कि इन सारी चीजों के पीछे रिचर्ड होगा। लेकिन अब रिचर्ड और उस शिकारी के बीच हाथापाई होने लगी थी। रिचर्ड अभी भी यही समझ रहा था कि आसपास उसके क्रिएचर है और वो उसके फैमिली को हमला करने का जरूर ट्राई करेगा। इसीलिए अब रिचर्ड उन्हें चांस देता है कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए। सेडी अपनी मदर की मदद करना चाहती थी, बट अब अचानक दूसरी तरफ से रिचर्ड गन लेकर खड़ा हो जाता है। सेडी को लगा कि ये हमें मारने के लिए आया है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो वहाँ पर वही क्रिएचर था जिसके बारे में रिचर्ड बात कर रहा होता है। उसके तो बड़े बड़े पंख थे और पूरी बॉडी एकदम खतरनाक जानवरों जैसी। वहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो क्रिएचर को तो नहीं देखते और उन्हें ऐसा लगता है कि रिचर्ड हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिचर्ड ने तुरंत ही गन चलाई जो सीधा जर्सी डेविल को लगती है, पर तभी यहाँ से क्रॉस फायर होता है पुलिस वालों की तरफ से जो रिचर्ड को गोली मार देते हैं। अब तो यहाँ रिचर्ड की वाइफ और उसकी बेटी को भी सब कुछ पता चल चुका था कि ये क्रिएचर रियलिटी में है और इन्हीं से बचाने के लिए रिचर्ड तब से बोल रहा था। रिचर्ड जब अपनी वाइफ से हाथ मिलाता है अपने आखिरी मोमेंट पर तो ऊपर से हमें वो परछाई दिखाई जाती है जो जर्सी डेविल की थी, यानी वो उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है और हमारी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।